करते हैं क्या कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हेनरी नियम की सीमाओं से रिलेटेड जो पॉइंट है ये भी दोस्तों आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लीजिएगा क्या है, देखिएगा आपके पास में हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, सबसे फर्स्ट जो इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीमाओं में लिमिटेशंस के अंदर, देखिए दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मुख्य सीमाएं जो हैं उनमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो क्या है, सुनिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम कहेंगे क्या, देखिए दोस्तों पहला जो यहाँ पे अपन बात करें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा अपने लिए वो रहेगा, देखिए क्या, ये लीजिएगा, हम कहेंगे यहाँ पे हेनरी नियम की सीमाओं के अंदर ताप का मान जो है वो कम नहीं होना चाहिए, कि ताप का मान कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, हेनरी का नियम, मात्रात्मक संबंध लिखिए, ग्राफ बनाइए, या फिर साथ में आ जाता है कि दो सीमाओं के बारे में लिखिए या दो सीमाएं लिखिए, होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड जो पॉइंट रहेगा आपका इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, ये लीजिएगा कि दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, दाब का मान अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं, लिमिटेशंस है, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए दोस्तों कि गैस की विलायक में विलेयता, गैस की किसी विलायक में विलेयता, गैस की किसी विलायक में विलेयता, किसी विलायक में विलेयता, विलेयता क्या नहीं होनी चाहिए, विलेयता, गैस किसी विलायक में विलेयता, या फिर अपन कह सकते हैं गैस की किसी विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, ठीक है, यानी गैस जो है विलायक से क्रिया नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर पे देखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या कहेंगे अपन यहाँ पे 4th नंबर पे दोस्तों कि गैस की आणविक अवस्था के बारे में हम यहाँ पे कहेंगे कि गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था, आणविक अवस्था गैसीय एवं द्रव अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, द्रव अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात दोस्तों यहाँ पे कहेंगे, अर्थात देखिएगा क्या है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थात गैस का ना वियोजन होना चाहिए, गैस का न तो संगुणन होना चाहिए, न तो वियोजन होना चाहिए, और न ही संगुणन, वियोजन और न ही संयोजन होना चाहिए। गैस का ना तो वियोजन होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों, गैस का ना तो वियोजन होना चाहिए और ना ही उसका संयोजन होना चाहिए। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये अपन ने कुछ इसके अपने लिमिटेशंस देखी हैं, 3 से 4 लिमिटेशंस हैं आपके सामने कि ताप कम नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, किसी गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, कम क्रियाशील होना चाहिए उसके प्रति, आणविक अवस्था अगर बात करें गैसीय और द्रव्य दोनों में समान होनी चाहिए, ना वियोजन हो ना ही संयोजन होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी अपने लिए। क्या क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए क्या क्वेश्चन बन गया,
देखिएगा क्वेश्चन बन गया आपके पास में कि NH3HCl जैसी गैसों पर, NH3HCl जैसी गैसों की जल में विलयता पर हेनरी नियम लागू नहीं होता। हेनरी नियम लागू नहीं होता। हेनरी नियम क्या है? लागू नहीं होता है। क्यों? क्वेश्चन इस तरह से आ गया। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि NH3HCl जैसी गैसों पर हेनरी का जो लॉ है, नियम जो है, वो लागू नहीं होता। क्यों? तो देखिएगा किस तरह से आप इसको आंसर करेंगे। यहाँ पे ये लीजिएगा, क्या कहेंगे दोस्तों कि जैसे आपको पता है NH3 और HCl दोनों ही ध्रुवीय गैसें हैं और ध्रुवीय विलायक जल भी ध्रुवीय आसानी से क्रिया करेगी, जबकि इसके देखो लिमिटेशन थी क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो उसमें वो क्रिया करेगी। जैसे जो आपका NH3 है वो आपके NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो HCl है वो टूट के H+ और Cl- आयन देगा। तो यानी कि वियोजन और संगुणन भी हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, इस कारण से हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो इसकी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना के दिया है। ओके, तो देखिएगा यहाँ हम कहेंगे दोस्तों, ये लीजिएगा किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं पॉइंट को। लीजिएगा आपके पास में पॉइंट है कि NH3 आप जानते हैं, NH3 व HCl ये दोनों ही आपके पास में, और H2O जो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, जो एज ए विलायक की तरह काम कर रहा है, विलायक को अपने लिया है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहां आप कहेंगे कि आप लोग जानते हैं ये जो है ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय गैसें हैं। क्लियर? ध्रुवीय गैस हैं। ओके, और ये जो H2O जो है ये ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए ये आपके पास में ध्रुवीय गैसें हो गई और ये आपके पास में ध्रुवीय विलायक हो गया। क्लियर? तो देखिएगा ये जो है इसमें क्या है, आसानी से क्या है, विलय हो जाएगा। ये इसमें आसानी से विलय होकर, देखिएगा इस आंसर को अपन नेक्स्ट पे पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा आपके पास दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे अपन बात करें NH3 जो था, ओके, NH3 जल जो आपके पास वाटर है, H2 जो है, H2 से क्रिया कर NH4OH बना लेगा। क्या बना लेगा? NH4OH बनाता है। जबकि HCl वियोजित होकर जल में H+ व Cl- आयन देता है। H+ व Cl- आयन देता है। क्लियर हो गया दोस्तों? H+ व Cl- आयन देता है। देखिएगा किस तरह से, ये लीजिएगा जैसे आपके पास में ये जो था दोस्तों NH3 की बात करूं, NH3 के केस की, तो NH3 इस तरह से HOH से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा यहाँ पे, ये NH4OH बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ओके, और ये आपके पास वाटर था, जल था, पता आपको, और ये जो है आपके पास में क्या था, अमोनिया गैस थी, अमोनिया गैस थी। ठीक है, तो अमोनिया गैस ने क्या बना लिया यहाँ पे, आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ओके, ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, जो आपके पास में यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं HCl जो है, ये भी क्या करता है, जल में वियोजित होकर के हमें H+ और Cl- आयन यहाँ पे देता है। ये भी इस तरह से वियोजित हो जाता है, H+ और Cl-, ये वाटर में इस तरह से डिजोल्व होकर के इस तरह से हमें आयन देता है, H+ और Cl-
माइनस आयनों में क्या हो गया, वियोजित हो गया, आयंस बन गए। ठीक है, तो देखिए हेनरी के नियम की अभी बात करें, सीमाओं में, लिमिटेशंस में आपने पढ़ा, ना तो संगुणन होना चाहिए और ना ही उसका क्या होना चाहिए, वियोजन होना चाहिए और ना ही संयोजन, जबकि यहाँ वियोजन हो गया है। क्लियर। और देखिएगा अपन ने कहा कि विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, वहां क्रिया भी हो रही है, आसानी से हो रही है। इस कारण से अपन दोस्तों कहेंगे कि हेनरी का नियम अतः देखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, क्या कहेंगे, अतः देखिए दोस्तों, अतः NH3 व HCl जैसी गैसों पर, HCl जैसी गैसों की जल में विलेयता पर हेनरी का नियम जो है, हेनरी का नियम लागू नहीं होता, हेनरी का नियम लागू नहीं होता। ओके, इन पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिएगा नहीं होता है। लेकिन एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, एक बार क्या था कि NH3 जो आपके पास और HCl जो गैस है, इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता, कब, जल में विलेयता। लेकिन आपको कह दिया जाए कि अगर इसको बेंजीन में घोला जाए, बेंजीन के अंदर, यानी कि ध्रुवीय गैस है, आप इसको बेंजीन में घोल रहे हैं, तो एक अदर केस की बात करें तो क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, उस केस में क्या होगा, यानी कि अपन ने क्या कहा है, देखिएगा, यानी कि अपन ने लिया NH3, इसी क्वेश्चन में समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, जैसे NH3 लिया, HCl है, आप जानते हैं दोनों की दोनों आपके पास में ये जो है ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय गैस है। इनको आपने क्या किया, अब जल की बजाय, ठीक है, अगर आपने इनको जल में घोला, ध्यान रखना दोस्तों, आपने इनको जल में घोला, तो जो हेनरी का जो नियम है, हेनरी नियम, ध्यान रखना, जो हेनरी का नियम था वो जो है लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया। ओके, लेकिन इन्हीं गैसों को, ये जो NH3, ठीक है, क्योंकि जल जो है ये आपको पता है ध्रुवीय विलायक है, ये भी ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय में आसानी से घुलेगा, क्रिया करेगा, ठीक है, इस कारण से ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ये यहाँ पे NH4OH बना लेगा, H+Cl- आयन, यानी कि आप लोग ये पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ये जो है इस तरह से NH4OH बना लेता है, या फिर यहाँ पे H+ और Cl- आयनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस कारण से हेनरी का जो लॉ है वो लागू नहीं होता। क्लियर हो गया आपको, आसानी से क्लियर हो गई। ओके, हेनरी का लॉ जो है, नियम जो है लागू नहीं होता। लेकिन मैं बात करूं NH3 HCl, ये जो आपके पास ध्रुवीय गैसें हैं, अभी भी ये ध्रुवीय गैसें चेंज होंगी नहीं, ध्रुवीय तो ध्रुवीय रहेंगी गैसें। क्लियर। अब दोस्तों मान लीजिए आपने इसको बेंजीन में घोल दिया, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन जो है C6H6 आप जानते हैं बेंजीन दोस्तों, ये बेंजीन आपके पास, बेंजीन जो है अध्रुवीय विलायक है। क्या है, अध्रुवीय। अब अध्रुवीय विलायक है और ये आपके पास में ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर ये जब आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर, ध्रुवीय जो है वो अध्रुवीय के अंदर ये जो क्रियाशीलता आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत कम होगी, यानी कि यहाँ आपने कहा कि ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ये क्रिया नहीं, अध्रुवीय में बोल रहा है ना, उल्टा रेट, तो देखिएगा यहाँ पे ये बहुत कम क्रियाशील है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या, कि ये जो है ये इसमें कम क्रियाशील है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे जो हेनरी का नियम है, हेनरी जो नियम है वो बेंजीन में यदि इस चीज को घोला जा रहा है तो एप्लीकेबल है इसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं था, यहां हेनरी का नियम लागू हो सकता है। ओके दोस्तों, तो देखिएगा ये क्वेश्चन था, इसकी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ताप का मान कम होना चाहिए, दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, गैस की आणविक अवस्था गैसीय द्रव्य दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, गैस का न तो वियोजन होना चाहिए ना ही क्या होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, संगुणन होना चाहिए, ठीक है। और NH3 HCl जैसी गैसों पर जल में विलेयता पर हेनरी का जो लॉ है वो लागू नहीं होता, ठीक है, हेनरी का नियम लागू नहीं होता। क्यों, तो इसके केस में अपन ने बात की कि यहाँ पर जो NH3 और HCl जैसी जो आपको गैसें नजर आ रही हैं दोस्तों, ये ध्रुवीय गैसें हैं, H2 जो आपको नजर आ रहा है ध्रुवीय विलायक है,
तो यहाँ ध्रुवीय और ध्रुवीय विलायक में आसानी से रिएक्ट करेगा। इस कारण से हमने यहाँ पे देखा कि ये इस तरह की फॉर्म ये बनाएगा आपके पास HCl इस तरह से, और NH3 के लिए केस में अपन ने ये देखा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने कहा कि इन पर लागू नहीं हुआ क्योंकि रिएक्शन हो गई, ये इस तरह से आयंस बनेंगे या फिर ये यहाँ पे क्या होगा NH4OH बनाएगा। जबकि बात करें किसके केस में, बेंजीन वाले केस के अंदर, तो बेंजीन में क्या होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय ध्रुवीय में कम क्रियाशील होता है, कम विलयशील होता है। यहां हम बात कर सकते हैं क्या कि हेनरी का नियम क्या है, लागू होगा। क्लियर है, गुड। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है ये अपना कंप्लीट हो गया, हेनरी नियम की सीमाएं जो है वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन देखिएगा क्या आ सकता है आपके पास में। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया, क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है देखिए, NaCl, KCl, KCl इत्यादि इत्यादि, ठीक है, ओके। ये आपके पास आणविक ठोस जो है, इत्यादि आणविक ठोस जल में विलय, जल में आसानी से विलय होते हैं, आसानी से विलय होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही एक आणविक ठोस और ले लें अपन, लेकिन नैप्थलीन जो कपूर होता है दोस्तों, नैप्थलीन, नैप्थलीन नहीं, क्यों, ठीक है, नैप्थलीन नहीं क्यों। ओके दोस्तों, तो देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा आप आंसर करेंगे। क्या कहेंगे आप कि सर KCl और NaCl ये दोनों ही आपके पास आणविक जो ठोस आपको नजर आ रहे हैं, ठोस या आयनिक ठोस जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो है आपके पास में अपन कह सकते हैं ध्रुवीय एक तरह से अणु है, ध्रुवीय है। अब हमने इनको किसमें किया है, किसमें, वाटर में, जल में। यहाँ पर ये जो रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये जल, जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय, ये भी क्या है, ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में तो क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, जल में क्या हो जाएगा, आसानी से विलय हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में कि NaCl KCl जो है आणविक ठोस जल में आसानी से विलय होते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय हो जाता है। ओके, लेकिन बात करें दोस्तों किसके केस में, बात करते हैं नैप्थलीन जो है, कैम्फर जो होता है, नैप्थलीन कपूर की बात कर रहे हैं, नैप्थलीन, नैप्थलीन के केस की बात करूं यहाँ पे, नैप्थलीन है, इसको अपन ने क्या किया, इसको अपन ने यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अपन ने नैप्थलीन के केस के अगर अपन दो तरह से बात करेंगे यहाँ पे, क्लियर। यहाँ आपने इसको जल, और जल आपको पता है क्या है, ध्रुवीय है, कैसा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है, इसमें आपने घुला नहीं घुलेगा, ठीक है। बट दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं आप किसके केस में, अगर आप इसको बेंजीन में घोलने की कोशिश करें, बेंजीन में, और बेंजीन कैसा है आपके पास, बेंजीन जो है वो अध्रुवीय विलायक है, कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक। बेंजीन जो है आपके पास ये आपका अध्रुवीय विलायक है। क्लियर हो गया दोस्तों, बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है। इसमें आप इसको डिसॉल्व करेंगे ना, इस नैप्थलीन को आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कर दिया अपन ने, यहाँ पे नैप्थलीन को इसमें डिसॉल्व कर दिया। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें अपन, नैप्थलीन को जब आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ये लीजिएगा, ये आसानी से विलय होगा। क्लियर है, तो देखना क्वेश्चन था कि NaCl KCl इत्यादि आणविक ठोस जल में आसानी से विलय नहीं होते, नैप्थलीन हो जाते हैं, जबकि नैप्थलीन नहीं होता। क्यों, ये अपन ने रीजन दे दिया। जबकि नैप्थलीन से क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछा जाए, बेंजीन में आसानी से होता है, क्यों, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय, और नैप्थलीन जो है दोस्तों ये भी अध्रुवीय है, अध्रुवीय, ध्यान रखना ये आपके पास अध्रुवीय ठोस है। तो अध्रुवीय ठोस जो आपके पास में है ये अध्रुवीय अणु, ठीक है, ये अध्रुवीय है, और ये भी आपके पास क्या है, अध्रुवीय। अध्रुवीय, अध्रुवीय में आसानी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, आसानी से क्रियाशील हो जाएगा, जबकि ये आपके पास जल में आसानी से क्रियाशील नहीं होगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने, ये लीजिएगा, देखिएगा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है आपके पास में, लीजिए क्या, कि जलीय जीव जंतु या जलीय जीव
ठीक है, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षाकृत, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गर्म जल की अपेक्षाकृत, गर्म, ओके क्लियर है, जल की अपेक्षाकृत, गर्म जल की अपेक्षाकृत, गर्म जल की अपेक्षाकृत ठंडे जल में, ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं, ठंडे जल में रहना अधिक, ओके, पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, क्यों, गर्म की अपेक्षा वो ठंडे में ज्यादा पसंद करते हैं रहना, क्यों। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये जो प्रभावित करने वाले कारक जो अभी अपन ने पढ़ा है, अभी जो टेम्परेचर जो लास्ट क्लासेस में अपन ने देखा था, जो गैस की दरों में विलेयता वाला जो पॉइंट था, वो जो प्रभावित करने वाला टेम्परेचर वाला कारक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जलीय जीव जंतु जो आपके पास में आपको जो नजर आते हैं वो ठंडे जल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों, गर्म जल की अपेक्षा करते। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है, देखिएगा दोस्तों, जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, आपको पता है। अब आप जल को गर्म, यानी गर्म जल है तो गर्म जल होने से ऑक्सीजन, देखिए याद करो दोस्तों, आपको बताया था केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, बाकी सब में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, गैस जो है वहां से रिमूव निकल जाएगी, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वो गैस वहां से निकल जाएगी, उसकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैस के अणु वहां से निकल जाएंगे और ऑक्सीजन उस पानी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की जो वहां पे मात्रा है पानी के अंदर कम हो गई, दैट मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो जलीय जीव है उनको सांस लेने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन चाहिए भाई, उनको भी जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट थी, जो वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जो अपने जिंदा रहने के लिए उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं यूजफुल थी, वो उसकी जो मात्रा है वो क्या हो गई, कम हो गई। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, बेचारे जो छोटे छोटे कवक, अपन बात करें कवकशील या बहुत ही जो अपन वहाँ पे बात करें, यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह है जो काफ़ी छोटे, जो वो तो बेचारों की डेथ ही हो जाती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है गर्म जल में, इसलिए वो सभी किस में रहना पसंद करते हैं, ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हम कहेंगे यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं इसको कि ये अपन ने पढ़ रखा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। पढ़ा हुआ अपना कि गैस की विलेयता ताप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं कि ताप जो है इस तरह से शॉर्ट में गैस की विलेयता के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या गैस की विलेयता जो है ताप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो यहाँ हमने कह दिया गैस की विलेयता विद कर्मानुपाती टेम्परेचर, ताप के क्या होती है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। अब देखिएगा, ये भी अपन ने यहाँ पे कह दिया कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ हम कहेंगे जैसे जैसे, देखिएगा दोस्तों क्या कहेंगे, ये लीजिएगा, जैसे जैसे, या गरम जल के अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपली कि गरम जल में ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा ताप अधिक होने के कारण कम हो जाती है, ओके दोस्तों, क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है,
जिससे क्या होगा दोस्तों, O2 की मात्रा जो है ताप अधिक होने के कारण कम हो जाती है गर्म जल में, जिससे छोटे जीवों को श्वास लेने में समस्या होती है, श्वास लेने में समस्या उत्पन्न होती है। अतः समस्या उत्पन्न होती है, अतः ये गर्म जल की अपेक्षाकृत ठंडे में रहना अधिक पसंद करते हैं। अतः ये गर्म जल की अपेक्षाकृत देखिएगा, अतः ये गर्म जल की अपेक्षाकृत ठंडे जल में रहना ओके, ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमने ये जो आपने देखा हेनरी का जो लॉ है वो कंप्लीटली हमने देख लिया कि किस तरह से आपने यहाँ पे हेनरी लॉ की बात की, साथ साथ ही आपने यहाँ KH की निर्भरता की भी बात कर ली थी। तो हेनरी लॉ आप पढ़ चुके हैं कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में P, क्लियर है, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और फिर अपन ने देखा यहाँ पे हेनरी स्थिरांक और इसमें क्या संबंध है विलेयता में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों, आपके पास में फैक्टर था जो आपको यहाँ पे मिला कि x विलेयता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलेयता ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। क्लियर, KH की निर्भरता के बारे में बात कर चुके हैं, सीमाओं के बारे में, सीमाओं पे क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, और साथ ही दोस्तों हमने NaCl KCl के क्वेश्चन की बात कर ली, साथ ही हमने जलीय जीवों की गर्म जल में किस तरह से क्या रिएक्शन होता है वो भी हमने बात कर ली। अब दोस्तों इस पर किस तरह का न्यूमेरिकल पोर्शंस बन सकता है और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, ये क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में या जैविक घटनाओं के अंदर यूजफुल है। अगर ये सब आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर जानना है तो बने रहेगा हमारे साथ, हमारी नेक्स्ट क्लासेस के लिए इंतजार कीजिए। और दोस्तों मिलेंगे अभी अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हेनरी के अनुप्रयोग को लेकर के। ओके, तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।